नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का एक बारी फिर से हमारे इस प्यारे से दृष्टि बैच में। आज के इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो आज हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं, तो भाई आज एक बहुत ही प्यारा जो है चैप्टर शुरू करने वाले हैं। आपके अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। और भाई इस चैप्टर का जो नाम है वो है भारत में खाद्य सुरक्षा। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। इस चैप्टर को मैं कोशिश करता हूं मैं कम से कम वक्त में आपको ज्यादा से ज्यादा बहुत सारी जो चीजें हैं वो समझाने की जो है कोशिश करूंगा सर। मतलब इस चैप्टर की मैं बात करूं तो इसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, हम खाद्य सुरक्षा के बारे में बात करेंगे, हम भोजन की, खाने की सुरक्षा के बारे में बात करेंगे। अब समझो, इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले अगेन मैं बोलूंगा कि अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स वगैरह चाहिए वो आपको हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप पर जब आप ऐप डाउनलोड करोगे, ऐप को डाउनलोड करने के बाद जब आप हमारे दृष्टि बैच में जाओगे, क्लास को सिलेक्ट करने के बाद दृष्टि बैच के बाद आपको जितना भी अभी तक लेक्चर्स हुए हैं दृष्टि बैच के, उन सबका जो आपको पीडीएफ है वो मिल जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा, अब एक काम करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, भारत में खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो समझो कि हमारा भारत देश जो था एक टाइम पर बहुत ज्यादा गरीब देश हुआ करता था। जब हम 1947 के बाद आजाद हुए, अंग्रेज हमें पूरा लूट के गए थे भाई। तो जब हम 1947 के बाद जब आजाद हुए तो अंग्रेजों ने कुछ छोड़ा नहीं भाई। और ऊपर से क्या दिक्कत थी, ऊपर से दिक्कत ये थी कि खाने पीने की समस्या बहुत ज्यादा थी। उस टाइम पर हमारे पास इतना भी खाना उपलब्ध नहीं था, इतना भी अनाज नहीं था कि हम अपनी ही जनता का पेट भर पाते। तो आप देखोगे ना, कई बारी आप देखोगे, जैसे 1943 की हम बात करें, बंगाल में भुखमरी आई थी, इसमें लाखों लोग मरे थे भाई। लाखों क्या, करोड़ों बताए जाते हैं, है ना। 10 ऐसा बोला जाता है 10 लाख से ज्यादा लोग मरे थे, बट एक्चुअल में बहुत ज्यादा लोग मरे थे। तो सबसे पहली बात तो हम यहां पर इंश्योर करेंगे कि हमारे भारत देश में कभी भी इस प्रकार की कोई भुखमरी ना आए। ठीक है ना। उसके लिए आप देखोगे सरकार ने बहुत सारे काम किए। आप देखोगे कि अगर मैं हरित क्रांति की बात करूं, हम बात करें भूमि सुधारों की, हम बात करें, तो सरकार ने शुरुआत में जो भी हमारे, है ना, पंचवर्षीय योजनाएं लागू की थी, उसमें आप देखोगे इसी प्रकार के जो प्लान्स हैं, इसी प्रकार की योजनाएं हैं बनाई, ताकि हम, है ना, हम खाद्य में एक तरीके से क्या हो पाए, आत्मनिर्भर हो पाए, हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर ना होना पड़े। और हम ये मेक श्योर करें कि आने वाले टाइम पर जैसे बंगाल में अकाल पड़े हैं, वैसा अकाल फिर कभी आजाद भारत में तो ना पड़े। और भगवान की कृपा से अभी तक नहीं पड़ा। तो इस तरीके से हम बात करेंगे। पहले से हम प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, समस्या क्या है, और सबसे पहले तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे भारत में वो कौन से समूह है ना, वो कौन से जो लोग हैं जिन पर सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षा मंडरा रही है, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षा मंडरा रही है, वो कौन से ग्रुप हैं। पीपीटी बहुत प्यारी है, नोट्स बहुत प्यारे हैं। इन नोट्स को अगर आपको लेना है तो कहां मिलेंगे भैया, मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको, जो है हमारे पीडब्ल्यू के ऐप पर दृष्टि बैच में बिल्कुल फ्री में जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। क्लियर हुआ। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं सर, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। अगर मैं खाद्य सुरक्षा के बारे में बात करूं तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये खाद्य सुरक्षा है क्या सर। हम यहां पर खाद्य सुरक्षा, खाद्य मतलब यहां पे फूड की बात हो रही है सर, है ना, फूड खाने की बात हो रही है यहां पर। तो इसकी सुरक्षा की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि समझो हमारे भारत देश की अगर मैं जनसंख्या की बात करूं तो 140 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या पहुंच चुकी है सर। अब इस जनसंख्या में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छे घर से हैं भाई, अमीर हैं, है ना, जो बढ़िया बढ़िया 5 स्टार 7 स्टार होटलों में खाना खाते हैं, इन पर पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन आप देखोगे कम से कम आप देखोगे 15 से 20% लोग कुछ ऐसे भी हैं जिनका ये ठिकाना नहीं है कि भाई शाम का खाना आज मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना, आज दोपहर का खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, आज पेट भर के हम सो पाएंगे, पेट भर के खाना खा के सो पाएंगे या नहीं सो पाएंगे। तो ऐसे भी बहुत सारे तबके हमारे देश में जिनको पेट भर के खाना नहीं मिलता। ऐसे बहुत सारे समूह हैं हमारे देश में जिनको पेट भर के जो है खाना नहीं मिलता, है ना। और एक तरीके से आप देखोगे उनकी डाइटिंग हो जाती है डेली की। क्लियर हुआ। जब डेली डाइटिंग होती है उसको डाइटिंग नहीं बोलते, उसको हम भुखमरी बोलते हैं। ठीक है ना। जब आपको कम खाना खाने की वजह से आपको बीमारियां होने लगती हैं, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है, तो उस केस को हम क्या बोल देते हैं, भुखमरी बोल देते हैं। ठीक है ना, फैमाइन बोलते हैं। ऐसे में आप देखोगे हम बोल सकते हैं कि किसी भी जगह पर जब लोग पेट भर के खाना नहीं खा पा रहे, अलग अलग बीमारियां हो रही हैं उसकी वजह से, और लोग भूख की वजह से मरने लगते हैं, खाना ना मिलने की वजह से मरने लगते हैं, ऐसी ही स्थिति को हम भुखमरी बोल देते हैं। चलिए, खाद्य सुरक्षा की हम बात करें तो यहां पर सिंपल सा इसका अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ पर जाओ, क्या लिखा हुआ है सर, खाद्य सुरक्षा। यानी कि समझो कि लोगों के पास सदैव क्या रहे सर, खाने के लिए भोजन उपलब्ध रहे। इसको हम क्या बोल देते हैं सर, इसको हम खाद्य सुरक्षा बोल देते हैं। तो पहली चीज ये हो गई कि खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या है कि भोजन की उपलब्धता, और ना सिर्फ उपलब्धता से काम चलेगा, आप देखोगे भोजन की पहुंच भी होनी चाहिए सर। अब समझो कि हमारे एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, इनके बारे में आपको बताया गया एक बॉक्स में, जिनका नाम था अमर्त्य सेन। इन्होंने बोला था, इन्होंने पूरी रिसर्च की, इन्होंने बंगाल की जो भुखमरी आई थी उस पर रिसर्च की, और उन्होंने पाया कि बंगाल में जितने भी लोगों की मृत्यु हुई थी वो ऐसा नहीं था कि खाने की अनुपलब्धि की वजह से हुई थी। खाने की उपलब्धि थी, लेकिन लोगों के पास उसका क्या नहीं था सर, एक तरीके से लोगों के पास जो था ना, उनका एक जो हकदार जो होता है, एंटाइटलमेंट जो होता है, कि पहुंच नहीं थी उनके पास। यानी कि यहां पर जो अमर्त्य सेन साहब जो थे, उन्होंने बोला कि खाना उपलब्ध होने से कुछ भी नहीं होगा,
उस खाने की पहुंच भी होनी चाहिए। लोग को तुम इतना ज्यादा काबिल बना दो कि वो एक तरीके से अपने पेट भरने के लिए इतना पैसा कमा ले कि अपना पेट भर के खाना खा सके। इसके लिए तुम्हें रोजगार देना पड़ेगा भाई, समझ में रहे हो? क्लियर हुआ? उनको गरीबी से बाहर निकालना पड़ेगा। तो बंगाल फेमाइन जो आई थी, बंगाल में जो भुखमरी आई थी, उसमें जो लोग मरे थे ना, उसमें मैक्सिमम जो लोग मरे थे वो इसलिए मरे थे क्योंकि उनके पास क्या नहीं था सर, उनके पास पहुंच ही नहीं थी। वो जो खाना था, ऐसा नहीं था खाने की कमी थी, इतना खाना था कि वो मरते नहीं सर, लेकिन उस खाने तक पहुंच ही नहीं थी। कोई बेरोजगार था, कोई गरीब था, है ना, एक तरीके से आप देखोगे बेरोजगार था, कोई गरीब था, तो इस कारण से आप देखोगे वो उस खाने तक पहुंच ही नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे खाने की उपलब्धता से कुछ नहीं होगा, उस खाने की पहुंच भी होनी चाहिए, है ना। उसको प्राप्त करने का जो है एक तरीके से क्या होना चाहिए, सामर्थ्य भी होना चाहिए। सामर्थ्य का मतलब क्या हुआ कि भैया एक बात बताओ, तुम्हें अगर खाना खाना उसके लिए पैसे होने चाहिए, पैसे के लिए क्या होना चाहिए, नौकरी होनी चाहिए। क्लियर हुआ ना, यानी कि तुम रोजगार होने चाहिए। तो अगर उनके पास रोजगार नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी, जमीन नहीं होगी, गरीबी बहुत ज्यादा होगी, तो वो सामर्थ्य कैसे विकसित कर पाएंगे सर? क्लियर हुआ ना। तो यही बात हमारे अमर्त्य सेन साहब ने बोली थी। और कहीं ना कहीं आप देखोगे जो हमारा एक तरीके से आप देखोगे जो हमारा जो यूनाइटेड नेशन की हम बात करें, अलग अलग जो बड़े बड़े हमारे अंतरराष्ट्रीय संस्था हैं, तो उन्होंने एक तरीके से पहले माना, पहले देखो जैसा मैं बात करता हूं खाद्य सुरक्षा की, तो पहले सिर्फ हम भोजन की उपलब्धता पर ध्यान देते थे। तो फिर इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया कि नहीं, भोजन की उपलब्धता के अलावा हमें और सारी चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा सर। हमें वो भोजन की जो पहुंच है वो उन लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, जो गरीब लोग हैं जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है, उन तक पहुंच है या नहीं है। अगर उन तक पहुंच नहीं है तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप देखोगे है ना, और समझो एक तरीके से आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आप देखोगे 2 टाइम की जो रोटी है, 2 टाइम की जो रोटी है, आप देखोगे 2 टाइम की जो रोटी है, 2 वक्त की जो रोटी, यहां पे वक्त लिख लो सर, है ना, यहां पे वो सही लगेगा, वो है ना, वक्त लिख लो, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर दो वक्त की जो रोटी है वो पाना नहीं है, कहीं ना कहीं आप देखोगे उससे ज्यादा है सर, वो पेट भर के खाना खा सके, एक तरीके से वो इतना खाना खा सके कि एक तरीके से उसका जो पोषण जो तत्व है वो उसको मिलते रहे, वो बीमार ना पड़े। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 वक्त का खाना है, जिंदा हो, जिंदा रहने के लिए खा रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज क्या है सर, उपलब्धता होनी चाहिए सर। इसका अर्थ क्या है सर, खाने पीने की चीजों में एक तरीके से कमी नहीं आनी चाहिए, चाहे भले ही हमें आयात करवाना पड़े, है ना, एक तरीके से बाहर से चीजों को मंगाना पड़े, खाद्य उत्पादन होना चाहिए, अगर नहीं है तो बाहर से मंगाओ। और एक तरीके से आप देखोगे कि जो हमारे सरकारी अनाज भंडार हैं, इनमें भी हमेशा एक तरीके से आप देखोगे हमेशा अनाज की उपलब्धता रहनी चाहिए सर, है ना। क्लियर हुआ, यानी कि आप देखोगे हमारे सरकार के पास भी बफर स्टॉक होना चाहिए कि इन केस अगर कुछ अकाल पड़ जाता है, इन केस अगर कुछ प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो ऐसे केस में आप देखोगे जो हमारे सरकार के पास स्टॉक भरा पड़ा हुआ है उसका हम इस्तेमाल करें ताकि लोग जो है भूखे ना मरे सर। दूसरी चीज आती है पहुंच, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारे अमर्त्य सेन ने बोली थी कि भैया इसका अर्थ क्या है भाई, कि प्रत्येक व्यक्ति को एक तरीके से, है ना, ऐसा नहीं है कि देखो अगर खाद्य उपलब्ध है, समझो कि सरकार के पास बफर स्टॉक रखा हुआ है, अब उसका क्या होगा भाई, अरे एक बात बताओ, वो जो अनाज सरकार के पास रखा हुआ है जब तक वो गरीब लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं, जो भूखे मर रहे हैं उनके पास पहुंचेगा ही नहीं, तो उसका फायदा क्या है भाई, है ना। तो पहुंच भी यहां पर होनी चाहिए सर, प्रत्येक व्यक्ति इसको उसकी जरूरत है उसको मिलना चाहिए सर। और फिर तीसरा फिर आता है हमारा सामर्थ्य। सामर्थ्य का मतलब कि हम बात करें, इसका मतलब क्या है कि भाई लोगों के पास एक तरीके से अपनी भोजन की जो आवश्यकताएं हैं, पर्याप्त पौष्टिक मात्रा में भोजन खरीदने के लिए, पर्याप्त मात्रा में भोजन की सामग्री खरीदने के लिए उसके पास धन भी होना चाहिए। क्लियर हुआ ना। अब धन नहीं है, आप समझो बंगाल में यही तो हुआ था, बंगाल में बेचारे जो किसान थे, जो गरीब थे, पता ये चला कि भैया खाना तो है, आप देखोगे कि उस टाइम पर चावल के जो प्राइस थे, चावल के जो दाम थे, बहुत तेजी से बढ़ गए थे सर। अब बहुत सारे लोग ऐसे थे इनके पास चावल खरीदने के पैसे ही नहीं थे, और पैसे नहीं थे तो बेचारे भूखे वजह से मारे गए वो। तो समझो ये सारी जो चीजें वो आपको देखने को मिलती हैं। आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई है, चलिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, आगे हम बात कर लेते हैं हमारे एक तरीके से खाद्य सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है सर। अब यहां पे ये सवाल आता है सर, पहली बात तो यह है कि जैसे हमने खाद्य सुरक्षा के बारे में बात कर ली, अब खाद्य सुरक्षा महत्वपूर्ण क्यों है तो इसकी हम बात करते हैं। अब देखो मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि हम उन अमीर लोगों की बात कर ही नहीं रहे, इनके पास पैसे की कमी नहीं है सर, हम तो उस गरीब वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं जिस पर हमेशा खाद्य असुरक्षा का जो है एक तरीके से खतरा मंडराता रहता है। आप देखोगे यहां पर भी लिखा हुआ है कि हमारे समाज में जो गरीब वर्ग है उस पर हर समय क्या सर, हर समय आप देखोगे उस पर असुरक्षा मंडरा रहा है, यानी कि वो जो गरीब व्यक्ति जो काम कर रहा है सर, कुछ भी काम कर रहा हो, उसकी कोई भी उसके पास सिक्योरिटी नहीं है सर, उस काम की कोई भी सुरक्षा नहीं है उसके पास। आज मान के चलो काम मिल गया, कल काम नहीं मिला। ज्यादातर जो गरीब लोग हैं असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं सर, काम का भरोसा होता नहीं है, कल काम मिले आज काम ना मिले, कल काम ना मिले, सॉरी आज काम मिल गया कल काम ना मिले, ऐसा हो सकता है सर। परसों काम मिल जाए उसके बाद काम ना मिले, कहो तो 5-5 दिन तक काम ना मिले। तो कहीं ना कहीं जब काम नहीं मिलेगा तो पैसा नहीं आएगा, जब पैसा नहीं आएगा तो खाने के लिए चीजें कहां से आएंगी। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे हमारे समाज में जो गरीब व्यक्ति है वो एक तरीके से आप देखोगे खाद्य असुरक्षा से हमेशा जूझता रहता है। और आप देखोगे
इसके अलावा यहां पे बोला गया है कि समझो कि जो हमारे देश में जो कुछ ऐसे धनी लोग हैं, या फिर आप बोल सकते हो ऐसे कुछ लोग हैं जो समृद्ध हैं, यानी कि इनके पास पैसा वैसा है, उन पर भी खाद्य असुरक्षा मंडरा सकती है। कैसे सर? तो आप देखोगे कि इनके साथ देखोगे जब राष्ट्रीय आपदाएं आ जाती हैं, इसके समय की हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो गरीबी रेखा के जो ऊपर वाले लोग हैं, मैं बात कर रहा हूं जो हमारे लोअर मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, है ना, थोड़े से, है ना, मध्य में जो नहीं आते, थोड़े से नीचे, यानी कि जो पूरी तरह से गरीब नहीं है, उनकी भी हम बात करें तो उन पर भी प्राकृतिक आपदाओं के समय पर आप देखोगे उन पर भी कहीं ना कहीं खाद्य असुरक्षा का खतरा मंडराने लगता है। यानी कि हो सकता है कि जो लोग, है ना, अगर सामान्य मौसम की हम बात करें, सामान्य समय की हम बात करें, उन पर खाद्य सुरक्षा ना मंडरा रही हो, लेकिन इन केस जब प्राकृतिक आपदा आ जाती है तब इस केस में क्या होता है सर? इस केस में आप देखोगे कि कनेक्शन कट जाते हैं भाई, है ना। तो हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ठीक ठाक पैसा है, जो 3 वक्त का खाना ठीक से खा लेते हैं, उन पर भी हो सकता है कि खाद्य असुरक्षा मंडरा रही हो। क्योंकि देखो प्राकृतिक आपदा जो होती है वो किसी को, है ना, किसी को अमीर गरीबी देखते नहीं आती। जब प्राकृतिक आपदा आएगी तो वहां पर अमीर भी मरेगा और गरीब भी मरेंगे सर। क्लियर हुआ ना? चलिए आप देखोगे अगर मैं प्राकृतिक आपदाओं के कारकों की बात करूं तो कुछ भी हो सकता है। मान के चलो सूखा आ गया सर, है ना, बाढ़ आ गई सर, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, तो ये सब जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं कभी भी आ सकती हैं। परिणाम क्या होता है? आप देखोगे कि अगर मान के चलो अगर सूखा आ जाता है, सूखे की बात करें तो आप देखोगे मॉनसून जो होता है, जहां पर कोई सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती, जहां पर मॉनसून जो होता है वो इंद्रदेव भगवान के हाथ में होता है, भैया हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो जयराम जी की भाई। तो ऐसे में आप देखोगे हमेशा आपको जब पर्याप्त मात्रा में फसलों को पानी नहीं मिल पाता तो उस केस में आप देखते हो ना क्या होता है सर? उस केस में आप देखोगे कि सूखा पड़ने के आसार रहता है। सूखा जब पड़ेगा तो आप देखोगे उत्पादन जो होगा या तो बिल्कुल नहीं होगा, फसल खराब हो जाएंगी, सूख जाएंगी, या फिर बहुत कम होगा। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा ये कि खाद की जो कुल कीमतें हैं क्योंकि उत्पादन हुआ है सर, उत्पादन हुआ है तो खाद उत्पादन कम हुआ है तो इससे क्या होगा? उत्पादन कम हुआ है तो इससे खाने पीने की जो चीजें हैं उनकी कीमतों में एक तरीके से आप देखोगे उनकी कीमतों में बहुत ज्यादा आपको ज्यादा वो बढ़ी हुई कीमतें आपको मिलेंगी। क्यों? क्योंकि उत्पादन कम हुआ है। आपने देखा होगा कभी कभी टमाटर के, प्याज के रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब उत्पादन कम होता है तो कहीं ना कहीं उसके जो दाम है वो बढ़ जाते हैं, है ना। आप देखोगे खाद की जो उपलब्धता है उसमें गिरावट आएगी सर, है ना, खाद की कमी आएगी और कीमतों में जो आपको वृद्धि नजर आएगी सर, क्योंकि उत्पादन कम हुआ है तो वृद्धि आपको तेज दिखाई देगी सर। और एक तरीके से आप देखोगे कभी कभी जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है तो आप देखोगे ये एक व्यापक भुखमरी का जो है रूप ले लेती है ना। जब अकाल पड़ जाता है, जब कुछ है ही नहीं दूर दूर तक, है ना, तो अकाल की स्थिति में आप देखोगे, फैमाइन की स्थिति में आप देखोगे एक तरीके से आप देखोगे एक भुखमरी जैसी स्थिति आ जाती है। एक तरीके से आप देखोगे यहां पर जो लोग हैं वो भूख की वजह से तड़प तड़प के मरने लगते हैं सर। अब जैसे यहां पे बात करते हैं 1943 में क्या हुआ था। 1943 में आपको बंगाल की, है ना, जो फैमाइन है, बंगाल में जो भुखमरी आई थी, है ना, तो एक इस भुखमरी की वजह से आप देखोगे आपको क्या देखने को मिलेगा? बहुत सारे जो लोग हैं मरते हुए दिखाई देंगे। 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। यहां पे 30 लाख बोला गया, सॉरी मैं तो 10 लाख गलत बोल दिया। हाँ, 3 मिलियन से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 30 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो मारे गए थे इस भुखमरी में। सोच के देखो, लोग जो है भूख की वजह से तड़प तड़प के मर गए थे। लोग जो है एक दूसरे को काटने के लिए, खाने के लिए जो उतारू थे सर। क्लियर हुआ ना? वहां पर आप देखोगे एक पिक्चर दिखाई गई है, इसमें आप देखोगे कि बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं सर, वो एक तरीके से इंसानों को मार मार के खा रहे हैं। ऐसा बहुत सारी जो फोटोज वगैरह आपको देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ? कारण क्या हुआ था सर? तो भुखमरी आई थी सर, खाने को कुछ था नहीं सर, है ना। फिर आप देखोगे दूषित जल था सर, सड़ा हुआ भोजन लोग खा रहे हैं सर। जब समझो, जब भूख लगती है, जब तुमने 10-10 दिन से 6-6 7-7 दिन से खाना नहीं खाया तो इस केस में तुम कुछ भी खा सकते हो सर, है ना। सड़ा गला लोग खाना खा रहे हैं सर, है ना। इससे क्या हो रहा है? बीमारियां फैल रही हैं सर, महामारी फैल रही है। तो समझो हर चीज कनेक्टेड होती है सर। जब तुम खाना नहीं खाओगे तुम्हारे अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो खत्म हो जाएगी सर। इसके अलावा होगा क्या? जब तुम सड़ा गला खाना खाओगे उससे बीमारियां होंगी। फिर क्या होगा? फिर गंदगी भी है, दूषित पानी पी रहे हो, उससे क्या होगा सर? इससे बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलेगी, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं आप देखोगे एक बड़ी संख्या में लोगों को मारेंगी। और यही हुआ था हमारे बंगाल की फैमाइन में, बंगाल की भुखमरी में। क्लियर हुआ? चलिए अब ये जो चार्ट दिखाया गया आप देखोगे कि 1938 है, ये बंगाल की ही बात की जा रही है। जैसा आप देखोगे 1939 है ये, ठीक है। ये क्या है सर? ये हमारा 1940 है, 1941 है, 42 है, 43 है। अब क्लियर हुआ? अब समझो थोड़ा सा। अब यहां पे थोड़ा सा एक बात देखने वाली है कि अगर मैं उत्पादन की बात करूं, अगर मैं चावल के उत्पादन की बात करूं तो आप देखोगे कि यहां पर अच्छी खासी उत्पादन है, यहां पर भी अच्छा खासा, यहां पर भी है। अब समझो 1941 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कम उत्पादन हुआ है, देखो, है ना, कम है उत्पादन, लेकिन इस साल तो भुखमरी आई नहीं। अब देखोगे अगर मैं बात करूं 1943 में तो कहीं ना कहीं 1943 से कम उत्पादन तो 1941 में हुआ था। समझ रहे हो? देख रहे हो? तो यहां पर भुखमरी आई कैसे? तभी तो यहां पे अमर्त्य सेन जो थे उन्होंने पूरी रिसर्च की कि भाई भुखमरी इसलिए नहीं आई थी कि वहां पर खाद्य जो खाद्य सामान जो है वो उपलब्ध नहीं था। उपलब्ध तो था सर, वो था सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, उस तक पहुंच ही नहीं थी लोगों के पास।
लोगों के पास पैसा ही इतना नहीं था कि वो बेचारे वो सामान को जाकर खरीद लेते। क्लियर हुआ ना? तो आप देखोगे अगर मैं 1943 की बात करूं तो 1943 में 1941 की तुलना में ज्यादा उत्पादन था सर, है ना, वृद्धि ज्यादा है सर, लेकिन फिर भी आप देखोगे लेकिन 1938 की तुलना में कमी है सर। समझो, तो यहां पे दिखाया जा रहा है, तुलना की जा रही है, 1938 में अच्छा खासा उत्पादन है, 1942 में बहुत बहुत अच्छा खासा उत्पादन है, लेकिन 1943 में अगर आप कंपेयर करोगे तो 1941 की तुलना में ज्यादा एक तरीके से ज्यादा आपको क्या देखने को मिलती है, ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती है आपको। बात मानते हो नहीं मानते? लेकिन फिर भी एक तरीके से आप देखोगे फिर भी यहां पर आपको भुखमरी जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। अब सर यहां पे मेन सवाल यह आता है कि ऐसा हुआ क्यों सर, है ना, इसके पीछे का जो कारण था वो सर क्या था, ये थोड़ी सी हम इस पे बात कर लेते हैं। तो आप देखोगे अगर मैं बात करूं प्रमुख बिंदु के बारे में तो आप थोड़ा थोड़ा सा देखो अकाल का कारण यहां समझना। अब यहां पे बोला क्या गया, इसका कारण क्या था, क्योंकि यहां पर देखो ये एक तरीके से अनाज की अनुपलब्धता तो नहीं हो सकती, अनाज की उपलब्धता तो है सर, लेकिन फिर क्या कारण था इससे इतने सारे लोग मर गए। तो यहां पे बोला गया है कि ऐसा है कि देखो अकाल का जो मुख्य कारण जो था, जो भुखमरी आई थी, जो अकाल पड़ा था बड़े स्तर पर, इसका मुख्य कारण ये नहीं था कि भाई चावलों की कमी नहीं थी, है ना, चावलों की कमी नहीं थी सर। मतलब अकाल का जो कारण जो है, ऐसा बोला गया है यहां पर कि जो अकाल का जो कारण है, तो ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ चावलों की कमी की वजह से अकाल आया है, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण थे। आप देखोगे चावलों की कीमतों में आप देखोगे इस टाइम पर भारी वृद्धि देखने को मिलेगी। बहुत सारे जो किसान थे उन्होंने जमाखोरी भी की। इससे क्या हुआ कि बाजार में चावल जा ही नहीं रहा। जब चावल जाएगा नहीं तो क्या होगा भाई, है ना, जब चावल नहीं जाएगा बाजार में तो सप्लाई कम होगी, सप्लाई जब कम होगी तो उसके जो दाम है बढ़ने लगेंगे। समझो, ये तो बहुत नॉर्मल मैथ है कि जब किसी चीज की कमी आती है तो उसके दाम बढ़ने लगते हैं। तो आप देखोगे खेती और मजदूरों की हम बात करें, मछुआरों की हम बात करें, अलग अलग जो अन्य जो हमारे श्रमिक लोग हैं, ये जो कमजोर जो वर्ग के लोग थे, जो बहुत ज्यादा गरीब वर्ग के जो लोग थे, जो कमजोर समूह जो थे, ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। क्यों? क्योंकि सर इनके पास तो पैसा ही नहीं था सर। इसी वजह से आप देखोगे अनाज तो उपलब्ध था सर, अनाज था सर, है ना, लेकिन इनके लिए उपलब्ध नहीं था, इनकी पहुंच ही नहीं थी सर, एंटाइटलमेंट ही नहीं था सर इनके पास तो सर। क्लियर हुआ ना? ये सारी जो चीजें वो देख के बहुत ज्यादा बुरा लगता है सर। क्लियर हुआ ना? चलिए अब यहां पे सबसे बड़ा सवाल क्या आता है कि आप ये बताइए कि इस खाद्य से असुरक्षित कौन कौन है, यानी कि किन किन लोगों को आप देखोगे, ये कौन कौन से समूह जो है हमारे, कौन कौन से क्षेत्र की अगर हम बात करें तो दो चीजों की बात करेंगे। एक तो हम समूहों की बात करेंगे और दूसरा हम बात करेंगे हमारे भौगोल के इलाकों के बारे में, ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में। तो भौगोलिक क्षेत्रों की बात करेंगे हम और फिर अलग अलग समूहों की बात करेंगे कि जिन पर आप देखोगे कि आपको खतरा दिखाई दे रहा है सर। बहुत अच्छी बात है। अगर मैं बात करूं ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में, ग्रामीण क्षेत्रों में कौन कौन किस किस पर खतरा मंडराता है सर? आप देखोगे ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे भूमिहीन मजदूर होते हैं, जिन या फिर जिनके पास बहुत कम भूमि होती है, ये हमेशा आप देखोगे खाद्य असुरक्षा के खतरे से मंडराते रहते हैं। यानी कि खाद्य असुरक्षा का मतलब क्या है कि उनके पास हो सकता है किसी ऐसे टाइम कोई एक ऐसा समय आ जाए जब उनके पास खाने को सामान ना हो, खाने को जो है अनाज ना हो, उनके पास खाने को ना चावल हो ना अनाज हो, या फिर वो पेट भर के जब खाना ना खा पाए, तो इस केस को हम बोल देते हैं खाद्य असुरक्षा। हो सकता है कि यहां पर भूमिहीन मजदूर हो, है ना, यानी कि इनके पास भूमि ही नहीं है या फिर कम भूमि है, या फिर हो सकता है कि कोई दस्तकार हो, है ना, सेवा प्रदाता हो, छोटे मोटे काम करता हो, या फिर कोई अनपढ़ व्यक्ति हो जो कुछ काम ना करता हो, कुछ भिखारी हो सकता है। तो इन सब पे आता है सर। फिर अगर मैं शहरों की बात करूं तो शहरों में कौन कौन है सर जो बहुत ज्यादा असुरक्षित है? तो आप देखोगे कम वेतन वाले जो व्यवसाय में, जो आप देखोगे असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिनका नौकरी का कल ही पता नहीं कल मिले ना मिले। क्लियर हुआ ना? चलिए फिर आप देखोगे ऐसे कुछ जो लोग हैं जो मौसमी कार्यों में लगे हुए हैं सर। कुछ काम ऐसे होते हैं जो एक तरीके से इनका एक मौसम होता है, सीजन होता है, वो सीजन खत्म हो जाता है तो वो काम भी खत्म हो जाता है। तो जब सीजन था तब तो उन्हें काम मिल रहा था, जब वो सीजन खत्म हो गया तो फिर क्या उन्हें, फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, फिर तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। क्लियर हुआ ना? चलिए बहुत ही बेहतरीन। अब हम बात करें हमारे कुछ सामाजिक, है ना, और जो हमारे अन्य जो समूह हैं इनकी बात कर लेते हैं। तो जैसे आप देखोगे सामाजिक संरचना में आप देखोगे कि जो हमारे एक तरीके से आप देखोगे जिन लोगों को, जिन भाई बहनों को हमारे जो शेड्यूल कास्ट के अनुसूचित जाति और जनजातियों के हैं, क्योंकि इनके साथ बहुत गलत हुआ। आप देखोगे कई हमारे जो वर्ण सिस्टम जो था इसमें काफी सारी खामियां रही। उससे इसकी वजह से आप देखोगे कि एक ऐसा वर्ग जिसको हमेशा आप देखोगे जिसको हमेशा दुत्कारा गया सर, जिसको हमेशा परेशान किया गया, जिसका हमेशा शोषण किया गया, जिसको कभी भी एक तरीके से समाज की मुख्य धारा में नहीं जोड़ा गया। अब ऐसे समाज की हम बात करें तो ऐसे हमारे जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं ये आ जाते हैं, और हमारी कुछ अन्य पिछड़ी जातियों के जो लोग हैं ये, इन पर भी कुछ जो अन्य पिछड़ी जातियों के लोग हैं इन पर भी खतरा मंडराता है। दूसरे कमजोर समूह की हम बात करें तो आप देखोगे कि हमारे जो प्राकृतिक आपदाएं जहां पर ज्यादा आती हैं उनसे प्रभावित जो लोग होते हैं उनकी हम बात करें। फिर आप देखोगे कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, है ना, आप समझो गर्भवती महिलाओं को तो एक तरीके से अच्छा पौष्टिक भोजन चाहिए होता है, इसकी हम बात करें, वो क्योंकि उनको एक तरीके से पोषण भरा भोजन चाहिए, क्योंकि उसको अपने बच्चे को भी पालना है सर। क्लियर हुआ ना? अच्छा, और एक तरीके से 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनकी हम बात करें तो इन पर भी आपको अच्छा खासा जो
खतरा है वो मंडराता रहता है, क्योंकि एक तरीके से 5 वर्ष या उससे कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको 5 वर्ष तक, एटलीस्ट 5 साल तक तो उनको पोषण भरा जो है भोजन मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो हो सकता है वो आगे कुपोषण के जो है शिकार बन जाए, है ना, उनको अलग अलग बीमारियां लगती रहे। क्योंकि समझो कि होता क्या है कि जब नींव मजबूत होती है तभी तो घर मजबूत बनेगा ना, जब उसकी नींव ही खराब हो गई तो फिर वो बड़े होके कैसे बनेगा, समझो थोड़ा सा। तो 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं या फिर उससे कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको भी प्रॉपर खाना मिलना चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए अब यहाँ पे ना कहानी बताई गई है, एक तो रामू की कहानी बताई गई है और रामू किस तरीके से मौसमी भुखमरी या फिर मौसमी बेरोजगारी से जूझता है, और इसकी वजह से आप देखोगे उस पर खतरा मंडरा रहा है, किसका सर? भुखमरी का, है ना। भुखमरी का बोलो आप, या फिर आप बोल सकते हो खाद्य सुरक्षा का। क्लियर हुआ ना? चलिए यहाँ पे रामू की कहानी की बात की जा रही है, और ये जो गांव है इसका वो रायपुर गांव है ना। और एक तरीके से क्या है सर, ये एक तरीके से आप देखोगे ये अनियमित खेतिहर मजदूर है सर। किसकी मैं बात कर रहा हूं सर? मैं बात कर रहा हूं रामू की सर। क्लियर हुआ? इसकी पत्नी की अगर मैं बात करूं तो पत्नी इसके सुनहरी है ना। उसके 4 बेटे हैं, दो बेटियां, बीवियां नहीं लिखा, बेटियां लिखा हुआ, ठीक है। 2 बेबियां नहीं, बेटियां उसकी, ठीक है ना, बेटियां लिखा हुआ, ठीक है। क्लियर हुआ? चुनौती क्या है सर? आप देखोगे रामू को सिर्फ जो आप देखोगे मौसमी काम मिलता है। आप देखोगे जब बुआई का समय आता है, यानी कि जब बीजों को बोया जाता है, बुआई की बात करें, रुपाई की हम बात करें और कटाई की हम बात करें, तभी इन, है ना, इन मौसम में इसको काम मिलता है। और आप देखोगे हर वर्ष आप देखोगे लगभग जो है 4 महीने ही रोजगार मिलता है। तो समझो कि ये क्या है सर, तो समझो कि यहां पर उसको रोजगार नहीं मिल रहा, यहां पर उसको रोजगार नहीं मिल रहा, यहां पर रोजगार नहीं मिल रहा, यहां पर रोजगार नहीं मिल रहा उसको, है ना। तो समझो कि 4 महीने एक तरीके से आप देखोगे तो आप देखोगे वर्ष में वो लगभग 4 महीने जो है क्या रहता है सर, बेरोजगार रहता है ना। यानी कि 4 महीने काम नहीं होता। एक तरीके से इसको क्या बोल देंगे, इसको हम मौसमी बेरोजगारी बोल देंगे। कि समझो कि जब रुपाई हो रही है या कटाई हो रही है इस टाइम तो काम मिल रहा है सर, लेकिन बीच वाला हिस्सा कहां जाएगा? जब फसल पक रही है, फसल के बोने से लेके पकने तक का बीच का जो टाइम है सर, उस टाइम में बेचारा वो क्या करेगा? तो हो सकता है कि इस पर भी जो है एक तरीके से खाद्य सुरक्षा मंडरा रही हो सकता है कि इसके पास भी खाने को कुछ ना हो सर। और इस अवधि के दौरान आप देखोगे उसे और उसके परिवार को कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके कई बार तो ऐसा होता है क्योंकि इसके बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, ये कुछ दूसरा काम नहीं कर सकते, और आप देखोगे कि इस समय पर आप देखोगे कि इसके छोटे छोटे बच्चों को भी भूखा पेट सोना पड़ता है। क्लियर हुआ ना? तो ये एक उदाहरण हो गया सर। दूसरे उदाहरण की हम बात करें तो दूसरे तुम्हारी किताब में उदाहरण दिया गया है अहमद का सर। अगर मैं अहमद की बात करूं तो ये शहर का, देखो ये गांव का उदाहरण था, अब ये शहर की हम बात कर लेते हैं, है ना। तो शहर की अगर हम बात करें तो ये बैंगलोर में रहता है, और बैंगलोर में क्या करता है सर, रिक्शा चलाता है सर, है ना। और रिक्शा चलाता है, रहता कहां पर है? तो कोई पॉश एरिया में नहीं रहता है, ये रहता है झुग्गी झोपड़ियों में, है ना, झुग्गी झोपड़ियों में रहता है। और एक तरीके से आप देखोगे काफी अकेला ही कमाने वाला सदस्य है अपनी फैमिली में। चुनौती क्या है सर? तो इसका रोजगार भी सुरक्षित नहीं है सर। क्यों? क्योंकि इसकी जो आय है, जो कमाता है डेली ऑटो से, ये कभी घटती रहती है, बढ़ती रहती है। कभी कभी इतना पैसा कमा लेता है कि कुछ सेविंग्स भी कर लेता है, और कभी कभी आप देखोगे उतना भी पैसा नहीं कमा पाता कि उस दिन का खाना भी सुनिश्चित हो पाए। तो आप देखोगे इसके पास क्या, इसके अलावा आप देखोगे कुछ सरकारी मदद भी मिल रही है इसको, है ना। तो इसके पास पीला कार्ड है सर, जो कि है ना एपीएल बीपीएल कार्ड जो होते हैं ना, एवो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो आप देखोगे गरीबी रेखा से नीचे वाले जो लोग होते हैं उनको एक तरीके से आप देखोगे उनके पास कार्ड होता है सर। उस कार्ड का फायदा उठाकर वो उनको जो भी खाद्य सामान जो होता है वो बहुत ही रियायती दरों पर मिल जाता है, जो कि मार्केट के दरों से बहुत कम होते हैं। तो उसके पास है भाई ये, है ना। क्लियर हुआ? तो इससे क्या होता है, इससे ये जो इसकी जो दैनिक जरूरतें हैं वो पूरी हो जाती हैं। जैसे गेहूं हो गया, चीनी हो गई, चावल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, कैरोसिन वगैरह, ये सब जो है इसको मिल जाते हैं सर। क्लियर हुआ? बाजार की आधी कीमतों या फिर उससे भी कम कीमतों पर इसको जो है देखने को मिल जाते हैं, है ना। आप देखोगे कहीं ना कहीं इस चीज की वजह से कि जो इसको सरकार से इतनी मदद मिल रही है, इस चीज की वजह से आप देखोगे कहीं ना कहीं इसको अपने परिवार का पेट पालने में बहुत ज्यादा मदद मिल जाती है। यानी कि आप देखोगे कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से अपने इतनी ज्यादा कठिनाइयां आने के बाद भी आप देखोगे ये अपने फैमिली का एक तरीके से ठीक ठाक से पालन पोषण करता है, मदद करता है ना। क्लियर हुआ? चलिए ये सारी चीजें होगी, ठीक है। यानी कि आप समझो यहाँ पे बताया गया ये जो ये हमारे जो बीपीएल एपीएल जो कार्ड होते हैं, अभी हम बात करेंगे पीडीएस की, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसको बोलते हैं हम, है ना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसको हिंदी में बोलते हैं। इसके बारे में बात करेंगे किस तरीके से आप देखोगे हमारे भारत ने, है हमारे भारत में पीडीएस सिस्टम से किस तरीके से गरीबी अलग दूर हुई है, किस तरीके से आप देखोगे पीडीएस ने हमारे भारत में गरीबी को दूर किया है, उसके बारे में थोड़ा सा हम आगे बात करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अब देखोगे जब मैं भुखमरी की बात करता हूं तो बेटा ये 2 तरह की भुखमरी होती है। एक तो होता है भाई ये दीर्घकालीन भुखमरी, है ना, इसको हम क्रॉनिक हंगर बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा क्या, दूसरा होता है हमारा मौसमी भुखमरी, जिसके बारे में थोड़ी सी हम बात करके आ रहे हैं। आप समझो जो हमारा ये वाला केस था हमारा रामू वाला, तो यहाँ पर सेम वही केस दिखा आपको कि 3 से 4 महीने जब उसके पास काम नहीं होता तो उसको ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि उसके जो घर में जो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे वो भूखे सोते हैं, ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। आप देखोगे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दीर्घकालीन भुखमरी के बारे में। अगर मैं दीर्घकालीन भुखमरी के बारे में बात करूं तो आप देखोगे यहां पर क्या हो रहा है सर, यहां पर आप देखोगे कि लंबे समय तक आपको पर्याप्त मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाला जो भोजन है वो आपको नहीं मिल पाता सर, है ना। आप एक तरीके से अच्छा पोषण जो खाना है वो आप ग्रहण नहीं कर पाते, अच्छी क्वालिटी का जो खाना है वो आपको नहीं मिल पाता। क्लियर हो ना? आप देखोगे आपकी जो आय होती है बहुत ज्यादा कम होती है, और आप एक तरीके से आप देखोगे ना आपको जीवित रहने के लिए, है ना, खाद्य पदार्थ खरीदने में जो है आपको अक्षमता आती है ना। इसका मतलब क्या, अक्षमता का मतलब क्या है, एक होता है क्षमता, एक होता है अक्षमता। यानी कि आप देखोगे आप
समर्थ नहीं है आप समर्थ नहीं है कि आप एक तरीके से अपना पेट भरने के लायक भी है क्या हो सके, आप वो एक तरीके से सामान वगैरह जो है खरीद सकें। यानी कि आपके पास क्या, आपकी आय इतनी कम है कि आप अपना पेट भरने के लिए भी जो है खाद्य सामान खरीद नहीं सकते। क्लियर हुआ ना। और ये जब लगातार होता रहता है तो लंबे समय में क्या होगा, जब आप देखो एक दिन 2 दिन भूखे रह लोगे उसको तो हम डाइट बोल देते हैं, लेकिन जब हम लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो उसको वो डाइट नहीं होती सर, वो मजबूरी होती है सर, उसको तो फिर पेट काटना बोलते हैं सर। आप देखोगे, आप जब भी थोड़ी सी भूख लगती है 3 से 4 घंटे थोड़ा सा लेट हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पेट में कुछ कीड़े दौड़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि अलग सा वो अजीब सा लगता है कि भाई ये कैसा हो गया भाई, मतलब जब तक खाना नहीं मिलता तब तक मन नहीं लगता। अब सोच के देखो, कुछ लोग ऐसे भी हैं इनको 4-4 5-5 दिन तक खाना नहीं मिलता, तो मैं 3 से 4 घंटे में ये हालत हो जाती है। एक कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में जो कि पूरी रात भर बेचारे भूखे सोते हैं। अब ऐसे लोगों का क्या होता है, क्लियर हुआ ना। अब ऐसे लोगों में क्या होगा, फिर आप देखोगे कि लंबे लंबे समय में देखो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, अलग अलग बीमारियां होने लगती हैं, तो वो सब होने लगती हैं, इनके बच्चों कुपोषण के शिकार बन जाते हैं। तो एक तरीके से आप देखोगे कि जिन लोगों को लगातार लंबे समय तक पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता, तो आप देखोगे इस केस में ये दीर्घकालीन भुखमरी के शिकार बन जाते हैं। फिर अगर मैं बात करूं मौसमी भुखमरी के बारे में, तो मौसमी भुखमरी क्या है सर, आप देखोगे कि जैसे हम मौसमी भुखमरी आपको गांव में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, आपको कृषि में मौसमी भुखमरी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं कृषि के बारे में, तो यहां पर क्या होता है सर कि फसल को हमने बोया और हमने उसको काटा, उसके बीच में 4 से 5 महीने का गैप होता है नहीं होता, बिल्कुल होता है सर। अब बेचारा, अब वो जो भूमिहीन मजदूर है वो क्या करेगा, वो 4 महीने क्या करेगा सर, है ना, कुछ काम ढूंढेगा। तो आप देखोगे वो 4 महीने खतरा मंडरा रहा है उस पर, क्योंकि 4 महीने उसका पता ही नहीं है वो बेचारा कहां से पैसा लाएगा। जब पैसा लाएगा तभी तो खाने पीने का सामान खरीदेगा वो। तो समझो यहां पे और आप देखोगे कि ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें तो आपकी जो ये मौसमी भुखमरी दिखाई देती है वो एक तरीके से प्राकृतिक रूप से दिखाई देती है। समझो कि भैया फसल ऐसा नहीं है कि उसको एक दिन में ही वो पक जाएगी। और अगर मैं बात करूं शहरों की, तो शहरों में जो आपको मौसमी बेरोजगारी दिखती है वो एक तरीके से आपको कहां दिखती है, अनियमित श्रम में। यानी कि आप देखोगे कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें आप देखोगे सिर्फ उनको काम मिलेगा, जैसे आप देखोगे ना बरसात में निर्माण श्रमिकों को कम काम मिलता है। बरसात की हम बात करें तो आप देखोगे ऐसे बरसात के टाइम पर जो बिल्डिंग वगैरह बनती हैं वो बनना बंद हो जाती हैं। समझ में, आप समझो कि जो मिस्त्री लोग हैं उनका क्या होगा, 2 से 3 महीने मानसून रहते हैं, बारिश डेली बारिश होती है तो काम रोक दिया जाता है। अब इस बीच 3 से 4 महीने बेचारा वो क्या करेगा। तो एक तरीके से आप देखोगे कि यहां पर क्या है सर, यहां पर एक तरीके से आप देखोगे अनियमित श्रम है सर, आज मिल रहा है कल नहीं मिल रहा सर, उसको कुछ और काम देखना पड़ेगा। तो एक तरीके से आपको जो है यहाँ पर ये मौसमी भुखमरी जो है देखने को मिलती है, गांव में भी देखने को मिलती है, शहरों में भी। हमने रामू की कहानी ऑलरेडी पढ़ ली है सर, बहुत ही बेहतरीन, क्लियर हुआ। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं आत्मनिर्भरता और एक और कदम, यानी कि हम बात कर रहे हैं हरित क्रांति के बारे में। तो समझो ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ था भारत के लिए, क्योंकि भारत जब आजाद हुआ तो सबसे पहली हमारी जो प्रायोरिटी थी, है ना, सबसे पहली हमारी जो प्राथमिकता थी वो यही थी कि हमें क्या करना है सर, हमें खाद्य सुरक्षा करनी है, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है और खाद्य में हमें आत्मनिर्भर बनना है। उस टाइम पर तो हम बाहर से अनाज वगैरह मंगाते थे, अमेरिका से, रूस से, लेकिन अब हमारे शुरुआती जो पंचवर्षीय योजनाएं जो थी उनमें हमारा मेन एम यही था कि हमें खाद्य में आत्मनिर्भर बनना है। यानी कि समझो कि हमें इतना जरूरत ना पड़े कि हम बाहर से लें, हम इतना ज्यादा उत्पादन कर दें कि एक तरीके से हम पूरी दुनिया को दे सके। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो आप देखोगे स्वतंत्रता के बाद आप देखोगे इसकी पृष्ठभूमि रखी जाती है और सबसे पहला हमारा यही एक एम था, एक लक्ष्य था कि हमें क्या करना, हमें खाद्य की सुरक्षा हमें लेनी ही लेनी है। क्लियर हुआ ना। चलिए आप देखोगे भारत ने इसके लिए कई सारी रणनीति अपनाई और इन बहुत सारी रणनीति में जो सबसे महत्वपूर्ण रणनीति रही वो रहा हमारा हरित क्रांति, जिसको हम ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। आप देखोगे 1960 के दशक में ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो शुरू हुआ था, हरित क्रांति। अब हरित क्रांति का मेन लक्ष्य था वो ये था कि हमें जो हमारा अनाज है इसकी उत्पादक क्षमता बढ़ानी है सर। आप देखोगे हमने क्या किया, आप देखोगे सबसे पहले तो आप देखोगे हमने सिंचाई की व्यवस्था मुहैया करवाई, हमने HYV बीजों का इस्तेमाल करवाया। ये कुछ ऐसे बीज थे जो कि एक तरीके से आप देखोगे नॉर्मल बीजों से ज्यादा उत्पादन करके देते थे। इसके अलावा आप देखोगे हमने जो हमारे कीटनाशक हैं इनका इस्तेमाल किया, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया, किसानों को बहुत ही रियायती दरों पर ये खाद वाद मुहैया करवाई, यूरिया वगैरह मुहैया करवाई, ताकि आप देखोगे कि उत्पादन बढ़ सके। और इसका कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट भी दिखा। समझो कि आपका जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, आपकी जो हरित क्रांति है, इसका जो आपको रिजल्ट देखने को मिलता है, इसका परिणाम देखने को मिलता है, बहुत ही सकारात्मक रहा। कहीं ना कहीं आप देखोगे हमारे देश में हम आज जो है ना खाद्य में आत्मनिर्भर जो हो पाए ना, उसमें कहीं ना कहीं हमारी हरित क्रांति का बहुत बड़ा योगदान है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इसने हमारे जो अनाज है इसका उत्पादन भी अच्छा खासा बढ़ा दिया। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप देखोगे इसको एक तरीके से आप देखोगे इंदिरा गांधी ने गेहूं क्रांति भी बोला, है ना, और एक तरीके से आप देखोगे इसका एक विशेष डाक टिकट भी जारी करवाया था। मतलब बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, है ना, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था अगर मैं भारत की बात करूं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। आप देखोगे इसका परिणाम क्या हुआ, आप देखोगे हमारा जो भारत में गेहूं का उत्पादन जो था, चावल का जो उत्पादन था, वो एक तरीके से, है ना,
दुगना चौगना होता गया। क्लियर हुआ ना? तो कहीं ना कहीं आप देखोगे हमारे भारत में खाद्य सुरक्षा आने लगी और कहीं ना कहीं एक ऐसा वक्त आया 1980-90 के दशक में हम खाद्य सुरक्षा या फिर हम खाद्य की बात करें, खाद्य में हम आत्मनिर्भर बन चुके थे सर। क्लियर हुआ? हमारा भारत जो था वो आत्मनिर्भर बन चुका था। क्लियर हुआ सर? बहुत ही बढ़िया बात, बहुत ही अच्छी बात। चलिए अब देखोगे कि हमारे, अब समझो, अब यहां पे एक हम बात करेंगे एक सिस्टम के बारे में, एक प्रणाली के बारे में बात करेंगे कि सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कैसे किया। सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि भारत ने खाद्य सुरक्षा को किस तरीके से सुनिश्चित किया, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। किस प्रकार हमारे भारत में आपको खाद्य सुरक्षा इतनी ज्यादा सुरक्षित दिखाई देती है, समझो थोड़ा सा। अगर मैं भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की संरचना की बात करूं तो आप देखोगे कि हमारे भारत सरकार के द्वारा कई सारे जो खाद्य सुरक्षा व्यवस्था जो है उनको लागू किया गया था, है ना। जैसे कि मान के चलो खराब मौसम की वजह से, है ना, कोई भी एक तरीके से आप देखोगे जैसे आप देखोगे कि कभी कभी होता क्या है भाई, खराब मौसम हो जाता है, बारिश नहीं आई, है ना। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में पूरे पूरे चांसेस है भुखमरी आ सकती है सर। अब इस केस में क्या करेगी सरकार? सरकार के पास कुछ तो स्टॉक होना चाहिए भाई, है ना, कुछ तो भंडार होने चाहिए भाई अनाज के, कि इन केस अगर किसी इलाके में ऐसा कुछ होता है तो उस इलाके में जो लोग हैं उनका पेट कैसे भरा जाएगा। तो आप देखोगे खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दो तरीके अपनाए गए। पहला था भैया बफर स्टॉक। बफर स्टॉक की हम बात करें, ये क्या है सर? तो समझो यहां पर सिंपल सा मतलब है कि आप, सरकार अपने पास क्या रख रही है? भंडार रख रही है सर। किसका भंडार रख रही है? अनाज का। अनाज का सरकार जो अपने पास भंडार रख रही है। अच्छा, सरकार की एक संस्था है जिसको हम बोलते हैं भारतीय खाद्य निगम, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो भारतीय खाद्य निगम जो है क्या करती है सर? एक तरीके से आप देखोगे हमारी जो भारत की सरकार है, ये जो बफर स्टॉक है किसके माध्यम से रखती है? तो सरकारी एजेंसी है जिसको हम भारतीय खाद्य निगम बोलते हैं। तो इसके माध्यम से आप देखोगे भारत की सरकार जो है अपने पास में बहुत सारा अनाज का भंडार रखती है सर, है ना, जिसको हम बफर स्टॉक बोल देते हैं। क्लियर? वो किसके द्वारा रखा जाता है? सरकारी एजेंसी है सर एक, जिसको हम बोलते हैं भारतीय खाद्य निगम, ठीक है ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है सर। फिर आप देखोगे अब यहां पर सरकार ने जो इसको रखा हुआ है, सरकार अपने पास रखती है, बिल्कुल रखती है। कि हमेशा रखे रहती है? नहीं, सरकार को उसको निकालना भी होता है। यानी कि समझो थोड़ा सा कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो बहुत गरीब है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन है सर, गरीबी रेखा के नीचे आता है सर। तो ऐसे लोगों को भी हमें क्या देना है सर? अनाज देना है, ताकि ये लोग भूखे ना सो सकें। तो आप देखोगे इसके लिए क्या है? इसके लिए सरकार लेके आती है हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक मतलब सबके लिए, पब्लिकली बोला जा रहा है, सार्वजनिक सबके लिए। और यहाँ पे वितरण प्रणाली, वितरण मतलब किसी चीज को बांटने की बात की जा रही है। किस चीज को बांटने की बात की जा रही है? तो अनाज को बांटने की बात की जा रही है। आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके, है ना, फैमिली में आपके पास राशन कार्ड होगा, पीले कलर का कार्ड होता है ना। बहुत तरह, अब तो 3-4 तरह के बनते हैं, वैसे नॉर्मली 2 होते हैं। जैसे हमारे एपीएल होता है, अब पॉवर्टी लाइन, एक होता है बीपीएल। बीपीएल वाला मैक्सिमम लोगों के पास होता है, पीला वाला कार्ड होता है। अब ये जब पीला वाला कार्ड आप लेके जाते हो तो आपको कैरोसिन मिल जाता है, अनाज मिल जाता है, गेहूं, अनाज में आपको गेहूं और चावल वगैरह मिल जाते हैं आपको, फिर आपको चीनी वगैरह मिल जाती है। तो वो अलग अलग राज्यों में निर्भर करता है क्या क्या होता है। क्लियर हुआ ना? चलिए, तो होता क्या है इसमें सिंपल सा है। तो सरकार क्या करती है? सरकार के पास बफर स्टॉक है। अब सरकार उसको हमेशा नहीं रख सकती, ठीक है ना, सरकार को उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो जो बफर स्टॉक रखा हुआ है वो सड़ जाएगा भाई। अरे अनाज तो सड़ जाएगा ना एक टाइम पर। और कहीं ना कहीं जब सरकार अपने पास भंडार रखती है तो उसका खर्चा भी होता है, उसको मेंटेन भी करना पड़ता है ना, उसका मेंटेनेंस भी आता है। तो समझो कि सरकार क्या करेगी? सरकार इसको रियायती दाम पर, है ना, रियायती दाम पर, जो गरीब जो हमारा वर्ग है उसमें एक तरीके से बहुत ही रियायती दरों पर सरकार क्या करती है सर? बहुत ही रियायती दरों पर सरकार क्या करती है? उस अनाज को गरीबों को बांट देती है रियायती दरों पर। जैसे बाजार में अगर 15 रुपए किलो है तो सरकार 3-4 रुपए किलो ही दे रही है। तो ऐसे करके आप देखोगे सरकार जो एक तरीके से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आप देखोगे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आप देखोगे इस गेहूं को गरीब वर्गों में बांटती है। क्लियर हुआ ना? चलिए, आई होप आपको इतनी चीजें जो है बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, आप देखोगे, इससे आप देखोगे, समझो अब कि सबसे पहले समझो कि जो बफर स्टॉक है हमारा अब काम कैसे करता है। मैंने दोनों के बारे में आपको बता दिया है, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि भाई बफर स्टॉक काम कैसे करता है। तो आप देखोगे कि जो हमारा भारतीय खाद्य निगम जो है ये क्या करता है सर? ये एक तरीके से आप देखोगे कि जो अधिशेष उत्पादन जो है वाले राज्यों में किसानों से गेहूं लेता है। समझो हमारे किसान भाइयों से सरकार जो है गेहूं खरीदती है सर, वो भी एमएसपी पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? इसमें सरकार बोलती है कि तुम चिंता मत करो कि तुम्हारा अगर अधिशेष उत्पादन होता है, अधिशेष का मतलब होता है कि जितना उत्पादन हुआ है तुमने अपने खाने के लिए निकाल लिया, उसके बाद जो बचा हुआ उत्पादन है, मतलब अपने और अपने खानदान, अपने पशुओं के बाद जो उत्पादन बचा उसको हम अधिशेष बोल देते हैं कि भाई अधिशेष बचा हुआ है ये। अब इसको सरकार बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, हो सकता है मार्केट में तुम्हें कम रेट मिले, तुम एक काम करो हमें बेच दो, हम तुम्हें इतना रेट तो दे ही देंगे। सरकार पहले से रेट एक तरीके से आप देखोगे अनाउंस कर देती है ना, पहले से घोषणा कर देती है कि हम इतने रेट पर जो है गेहूं चावल ले लेंगे। अब इस रेट पर आप देखोगे हमारे जो, है ना, हमारे जो सरकार है, यानी कि हमारा जो एफसीआई जो है वो किसानों से अधिशेष जो पैदावार है वो ले लेता है सर। ठीक है, क्लियर हुआ? किस पर लेता है? तो आप देखोगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको हिंदी में बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य।
है ना, कीमत या मूल्य बोल लो, ठीक है ना, न्यूनतम न्यूनतम समर्थन मूल्य की हम बात करें, इस पर आप देखोगे, इस पर जो है इसको हम एमएसपी बोलते हैं, इस मूल्य पर जो है फसल किसानों से खरीद ली जाती है। क्लियर हुआ ना। चलिए, और आप देखोगे जब बुआई का टाइम आता है ना, बुआई के टाइम पर ही आप देखोगे पहले से, जब बुआई का टाइम होता है, सरकार जब किसान जो होता है जब अपने गेहूं की चावलों की बुआई करता है ना, उस टाइम पर ही सरकार इसकी घोषणा कर देती है कि देखो ऐसा है कि जब तुम्हारी फसल पक जाएगी, कोई ना खरीदे, हमारे पास ले आना, तो हम इस रेट पर तो दे ही देंगे। तो इससे क्या होता है, इससे एक तरीके से सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है, किसानों को सुरक्षा मिलती है कि चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि सरकार जो हमसे खरीद लेगी, कोई नहीं खरीदेगा, सरकार तो खरीद ही लेगी, है ना। क्लियर हुआ। चलिए, और फिर क्या होता है, फिर तीसरे स्टेप में होता है इसको स्टोर किया जाता है, उसके अलग अलग भंडारों में जो इसको स्टोर किया जाता है। तो जो हमारा सरकार ने, एफसीआई ने, हमारा जो हमारी भारतीय खाद्य निगम जो है, इसने जिस रेट पर किसानों से अनाज लिया है, उसको फिर जो है क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, एक तरीके से आप देखोगे भंडारों में इसको रख दिया जाएगा। क्लियर हुआ। अब इसका उद्देश्य क्या है भाई, तो आप देखोगे दो तीन उद्देश्य होते हैं। पहली बात तो यह कि इनकेस कभी प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, तो उस क्षेत्र में आप देखोगे कि हम, सरकार क्या करेगी, सरकार जो है ये एक तरीके से आप देखोगे सरकार का जो आश्वासन होता है कि उन इलाकों में जहां पर कोई भी प्राकृतिक आपदा आई हुई है, तो उन इलाकों में जो है खाने पीने की चीजों की कमी नहीं आनी चाहिए। क्लियर हो ना। फिर क्या होता है, फिर आप देखोगे जो हमारा गरीब वर्ग है उसमें भी बांटा जाएगा सर। क्लियर हो ना, उस पर भी बांटा जाएगा। क्लियर हुआ। और कम कीमत पर। और आपदा काल में भी आप देखोगे कि एक तरीके से आप देखोगे आपदा काल में जब खाने पीने की चीजों की दिक्कत आती है, तो उस केस में भी आप देखोगे ये काम करता है। क्लियर हुआ ना। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करूं तो ये क्या है सर, तो आप देखोगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की हम बात करें तो जो एफसीआई ने जो भी अपने पास में, है ना, अनाज रखा हुआ अपने भंडारों में, तो उसका जो अधिकतर प्रयोग जो होता है वो कैसे होता है, तो आप देखोगे वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से ही क्या होता है, गरीबों को जो है यहां पर बांटा जाता है ना। इसको ही हम बोलते हैं क्या, जब समझो इसका पीडीएस का मतलब ही यही है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब ही यही है कि हम क्या कर रहे हैं सर, जो भी एफसीआई के पास, जो भी हमारा, है ना, हमारी जो ये हमारी खाद्य ये हमारा जो एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन जो ऑफ इंडिया है ना, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया जो है, इसके पास जो भी भंडार है, इसको ये रियायती दरों पर गरीबों को दे देता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बांटता है। इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी गरीब लोगों को वितरण कर दिया जाता है। आप देखोगे देश में लगभग लगभग 5.5 लाख से ज्यादा आपको जो है राशन की दुकानें मिलेंगी, और आप देखोगे इन राशन की दुकानों में आपको, है ना, एक तरीके से आप देखोगे एक उचित मूल्य पर जो है, एक उचित दर पर जो आप देखोगे ये जो दुकानें हैं एक तरीके से गरीब लोगों को क्या देती हैं सर, गरीब लोगों को जो है कम रेट पर जो है अनाज मुहैया करवाती हैं, है ना। कौन सी वस्तुएं आती हैं सर, चीनी, है ना, जो भी गेहूं चावल, खाने पकाने की चीजें, मिट्टी का तेल, चीनी वगैरह सब आ जाती हैं। क्लियर हुआ ना। चलिए, प्रक्रिया क्या होती है, तो आप देखोगे आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए सर, और राशन कार्ड अगर रखते हो तो आप देखोगे आपके परिवार में, वो डिपेंड करता है, अलग अलग योजनाएं आती हैं, उसके तहत आपको गेहूं दिया जाता है। वैसे आप देखो, जैसे आप देखो, देखा जाए तो आपकी जो चैप्टर में लिखा हुआ है, जैसे आप देखोगे एक उदाहरण लिया गया है, जैसे आप देखोगे अगर आपके पास पीला कार्ड है और उस हिसाब से आप देखोगे तो आपको 35 किलो जो है, एक तरीके से आप देखोगे 35 किलो अनाज मिल जाएगा, और 5 किलो मिट्टी का जो तेल होता है ना, जिसको हम कैरोसिन बोलते हैं, वो मिल जाएगा आपको। तो एक तरीके से आपके पास क्या होना चाहिए, इसके लिए आपके पास कार्ड होना चाहिए, है ना। चाहे वो एपीएल कार्ड भी हो सकता है, एवर पॉवर्टी लाइन, यानी कि आप गरीबी रेखा से ऊपर होते हो तो आपको कम फायदा मिलता है। फिर आप बीपीएल वाला कार्ड होता है, यानी कि आप गरीब रेखा में ही आते हो, उससे नीचे जाते हो तो आपको ज्यादा फायदा मिलता है, यानी कि आपको और सस्ते रेट पे दिया जाएगा। क्लियर हुआ ना। तो ये सारी चीजें होती हैं आपको। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। अब हुआ क्या, अब देखो हमारा जो पीडीएस है, हमारा जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसमें आपको कई सारे जो बदलाव हैं वो देखने को मिलेंगे, बहुत सारे जो बदलाव हैं इसमें आते रहे हैं। आप देखोगे जब से इसको लागू किया है तब से आप देखोगे इसमें कुछ ना कुछ बदलाव सरकार ने किए हैं। आप देखोगे सबसे पहले हम बात करें कि 1992 में तक आप देखोगे, 1992 तक की बात कर रहा हूं, कि जो हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी कैसे काम करती थी। तो आप देखोगे इसमें गरीबों का और जो गैर गरीब लोग हैं, यानी कि जो गरीब हैं और जो गैर गरीब हैं, अमीरों की बात नहीं कर रहा, गैर गरीब, यानी कि मैं अमीरों की बात नहीं कर रहा, जो गरीब नहीं है उनकी बात कर रहा हूं मैं, है ना। क्लियर हुआ। तो गरीब और जो गैर गरीब है उन सबको एक ही तराजू में रखा जाता था, उनके बीच में कोई भी भेद नहीं था। यानी कि आप देखोगे जिस रेट पर गरीब को मिल रहा है उसी रेट पर जो गैर गरीबों को भी मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पर आप समझो इसका रीजन ये है कि सबको फायदा इसलिए मिल रहा है क्योंकि उस टाइम पे गरीबी बहुत ज्यादा थी सर। तो आप देखोगे एक तरीके से यूनिवर्सल सिस्टम था सर, है ना, एक तरीके से सार्वभौमिक प्रणाली थी, सबको फायदा मिल रहा है, गरीब है, जो गरीब नहीं है, उन सबको जो है एक ही रेट पर जो है चीजें मुहैया करवाई जा रही हैं, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है सर। फिर क्या हुआ, सरकार को लगा कि नहीं, ऐसा खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है भाई, ऐसा तो बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है हमारा। फिर आप देखोगे इसमें संशोधन किया, तो इसको बोला गया क्या, तो इसको बोला गया संशोधन सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि इसमें कुछ बदलाव किए गए। संशोधन का मतलब क्या होता है, बदलाव। अब देखोगे 1992 के बाद आप देखोगे यहां पर कुछ बदलाव किए गए, और आप देखोगे देश के जो 1700 पिछड़े जो ब्लॉक हैं, जहां पर गरीबी बहुत ज्यादा है, उनको जो है इसमें शामिल किया गया। और आप देखोगे कि अब क्या होगा सर, आप देखोगे कि इस तरीके से जो हमारे और ज्यादा जो पिछड़े ब्लॉक है उनको भी यहां पर शामिल किया गया। समझो फिर होता क्या, फिर एक और इसमें थोड़ा सा बदलाव आया सर, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की हम बात करें, इसको 1997 में लागू किया था।
अब यहां पे क्या हुआ, यहां पर हुआ ये कि अब हमने क्या कर दिया, अब हमने किया कि अब हमें जो है जो गरीब है उन तक पहुंचानी है सच में। अब यानी कि इन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया, आप देखोगे अलग अलग कार्ड बनेंगे। अब एक कार्ड अलग बनेगा जो गरीबी रेखा से ऊपर होगा, जो गैर गरीब होगा उसको भी दिया जाएगा, लेकिन उसको रियायती दरों पर, उसको कम रियायती दरों पर दिया जाएगा। और एक जो बीपीएल में आएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन में जो ज्यादा गरीब है, उसको और ज्यादा कम कीमतों पर दिया जाएगा। तो एक तरीके से कीमतों में बदलाव आ जाएगा। आप देखोगे यहां पर देखोगे कि सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने का सिद्धांत अपनाया गया कि भैया हम सच में जिसको मिलना चाहिए उसको मिलना चाहिए, सच में जिसके पास खाने की कमी है उसको मिलना चाहिए। यानी कि आप देखोगे इसको बोला क्या गया, लक्ष्य सार्वजनिक, मतलब एक तरीके से जो सच में गरीब है उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, है ना। पहली बार आप देखोगे गरीब और गैर गरीबों के बीच में एक तरीके से विवेधक कीमत नीति अपनाई गई। यानी कि आप देखोगे दोनों को विवेधक नीति का कीमत का मतलब क्या है कि मतलब अब समझो, अब तक क्या था, अब तक गरीब और गैर गरीब जो लोग हैं उनको एक ही कीमत पर जो है चीजें मुहैया करवाई जाती थी। अब क्या, आप सरकार समझ गई है खर्चा ज्यादा आ रहा है, अब जो गरीब है सच में, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको ही कम कीमतों पर दिया जाएगा। यानी कि जो गैर गरीब हैं और जो गरीब बहुत ज्यादा हैं उनके बीच में क्या होगा, कीमतों का डिफरेंस आएगा। मान के चलो 5 रुपए किलो गेहूं मिल रहे हैं गरीब को, तो जो गरीबी रेखा से ऊपर है उसको कितने में मिलेंगे, 7-8 रुपए किलो मिल सकते हैं। तो एक तरीके से आप देखोगे कीमतों में डिफरेंस आ गया। अब तक तो एक था, अब तक एक था सर। फिर आप देखोगे संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हमने 1700 पिछड़े ब्लॉकों को और शामिल कर लिया सर। दूर दराज के जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनको भी लाभ पहुंचाना शुरू कर दिया। इसमें आप लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में इसको और बदला गया। इसमें क्या किया गया कि भैया देखो अब सेम कीमतें नहीं रहेंगी, जो गरीब है उनको कम कीमतों पर दिया जाएगा और जो गैर गरीब है उनको अलग कीमतों पर दिया जाएगा। क्लियर हुआ, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए क्लियर हुआ। अब इसका कारण यही था कि भाई जो मुख्य, अधिक जो दक्ष और अधिक जो लक्षित, जो यानी कि अधिक दक्ष और लक्षित का मतलब क्या है कि एक्चुअल में जो सच में गरीब है, जिसको सच में इसकी जरूरत है, उसको अधिक से अधिक फायदा मिल सके, इसलिए जो है सरकार ने ये कदम उठाया था सर। क्लियर हुआ ना। और इस टाइम तक आप देखोगे गरीबी भी धीरे धीरे कम हो रही थी सर। क्लियर हुआ। इसके अलावा आप देखोगे कि 2 अलग अलग योजनाएं और आई सर। जैसे आप देखोगे एक आया हमारा अंत्योदय अन्न योजना सर। इसमें क्या हुआ, इसको कब आरंभ किया गया था, इसको 2000 सन दिसंबर 2000 में आरंभ किया गया था। इसका जो मुख्य जो लक्ष्य समूह जो थे वो कौन थे सर, लक्ष्य समूह की हम बात करें तो आप देखोगे गरीबों में सार्वजनिक सर्वाधिक गरीब जो होते हैं, मतलब आप समझो कि एक तो गरीब है, अब उन गरीबों में से भी बहुत ज्यादा गरीब जो हैं, समझ रहे हो ना कि भैया यहाँ पे यानी कि कंपटीशन चल रहा है कि सर हम गरीब हैं, कितने गरीब हो, कि भाई गरीबों में से भी गरीब है सर, ठीक है ना। तो आप देखोगे जो बहुत ज्यादा ही गरीब है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, यानी कि गरीबों से भी, गरीबों में भी जो बहुत ज्यादा गरीब है उनकी हम बात करें, उनको लाभ देने के लिए अंत्योदय अन्न योजना AAY को एक तरीके से लागू किया गया था। आप देखोगे अत्यधिक जो है ना अत्यधिक जो गरीब लोग हैं, अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर जो है आप देखोगे 35 किलोग्राम अनाज जो है प्रति परिवार प्रति माह जो है दिए जाएंगे। और आप देखोगे इसमें कीमतें जो होंगी बहुत ही रियायती होंगी सर। आप देखोगे 2 रुपए किलो आप देखोगे गेहूं दिया जाएगा, 3 रुपए किलो आपको चावल दिए जाएंगे। और महीने का कितना दिया जाएगा सर, 35, है ना, 35 किलोग्राम जो है आपको एक तरीके से अनाज दिया जाएगा, जिसमें आपका गेहूं चावल आएंगे। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। इसकी अगर हम बात करें अन्नपूर्णा योजना की हम बात करें तो आप देखोगे जो बहुत ज्यादा बूढ़े व्यक्ति हैं, यानी कि आप देखोगे 65 प्लस जो लोग हैं, 65 प्लस जो बूढ़े व्यक्ति हैं, जो वरिष्ठ नागरिक है हमारे देश के, है ना, जो एक तरीके से सीनियर सिटीजन जो है, इनको एक तरीके से देखोगे 10 किलोग्राम जो अनाज है, खाद्य जो है वो प्रतिमाह निःशुल्क दिया जाएगा। यानी कि इसमें कोई भी इनको पैसा वैसा नहीं देना पड़ेगा। क्लियर हुआ ना। चलिए फिर बाद में क्या हुआ, बाद में आप देखोगे इन दोनों योजनाओं का जो है संचालन पीडीएस के मौजूदा नेटवर्क से जोड़ दिया गया। फिर आप देखोगे इन दोनों को भी किससे चलाया जा रहा है, तो आप देखोगे हमारा जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उससे ही इन दोनों योजनाओं को चलाया जा रहा है। मतलब आप देखोगे इन दोनों योजना में भी आप देखोगे जो वितरण कर रहा है कोई दूसरी एजेंसी नहीं कर रही सर, ये पीडीएस के तहत ही इन दोनों में जो है वितरण किया जा रहा है। यानी कि हमारी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है यही ये काम कर रही है सर, है ना। क्लियर हुआ ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। आगे बढ़ लेते हैं। फिर आप देखोगे एक ऐतिहासिक बदलाव, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। अच्छा, ये थोड़ा सा आपके बॉक्स दे रखा है, और 2013 में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। आप देखोगे उद्देश्य क्या था सर, समझो। उद्देश्य यह था सस्ती कीमतों पर जो हमारे, है ना, जो हमारे खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा जो है वो उपलब्ध करवाई जाए, ताकि क्या हो, ताकि आप देखोगे मानव एक तरीके से गरिमा, है ना, गरिमामय या फिर गरिमा पूर्ण जीवन जो है एक तरीके से जी सके। अब यहां पे 2013 में बहुत बड़ा संशोधन किया गया। क्या किया गया, आप देखोगे कि यहां पर 75% मतलब कौन कौन आता था इसमें, कवरेज कितनी थी, तो 75% जो ग्रामीण जनसंख्या के लोग हैं, और करीब 50% जो शहरी जनसंख्या के जो योग्य परिवार, योग्य मतलब जो इसमें आ सकते हैं सर, जो इसके लिए एलिजिबल है सर, है ना, योग्य परिवार जो है, इसकी बात की जा रही है, इसको वर्गीकृत किया गया। मतलब 75% गांव से और 50% शहर से। 50% क्यों, क्योंकि शहर में लोग ज्यादा अमीर होते हैं ना, गांव में आपको गरीबी ज्यादा देखने को मिलती है, इनको कवर किया गया। अच्छा, इसमें क्या किया गया, इसमें किया गया अधिकतर आप देखोगे 5 किलो प्रत्येक पात्र व्यक्ति को जो है प्रति माह अनाज प्राप्त करने का अधिकार। फिर आप देखोगे कीमतों की हम बात करें तो चावल 3 रुपए किलो, गेहूं 2, और मोटे अनाज जो है 1 रुपए, है ना। मोटे अनाज में बाजरा रागी वगैरह आ जाता है आपका। क्लियर हुआ ना, बहुत ही बढ़िया बात है। क्लियर हुआ ना।
है ना। और आप देखोगे कहीं ना कहीं ये जो अधिनियम जो लागू किया गया, ये जो अधिनियम आया था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, तो कहीं ना कहीं ये किसको ध्यान में रखते हुए आया भाई, कि भैया भोजन को एक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया कि कम से कम हमारे भारत देश में भूखे पेट कोई ना सोए। तो इसलिए आप देखोगे कि 50% जो 75% ग्रामीण जनसंख्या जो है और 50% शहरी जनसंख्या जो है उसको इस योजना के लिए योग्य है सर, है ना। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में आप देखोगे हमने खाद्य सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया और सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि हमारे भारत देश में कोई भी भूखा पेट नहीं सोना चाहिए, यानी कि खाने का अधिकार कर दिया है ना, खाने को एक तरीके से आपका अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है ना। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलिए, और ये सिर्फ कोई एक योजना नहीं थी, ये एक कानून बन चुका है कि हमारे देश में ना कोई खाली पेट सोना नहीं चाहिए, भूखा सोना नहीं चाहिए। क्लियर हुआ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। चलिए चलिए, अब थोड़ा सा हम समस्याओं के बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक हमने अच्छी अच्छी बातें जान ली, अब थोड़ा सा हम किसके बारे में बात कर लेते हैं सर, तो अब थोड़ा सा हम ना जो है सुरक्षा, थोड़ा सा हम है ना किसके बारे में बात कर लेते हैं सर, थोड़ा सा आप देखोगे हम कुछ जो कमियां हैं, जो कुछ खामियां हैं, इनके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। क्लियर हुआ ना, कुछ खामियों के बारे में जो है थोड़ी सी बात कर लेते हैं। किसके किसमें सर, हमारे जो पीडीएस सिस्टम है, हमारे जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसमें क्या क्या कमियां रह गई हैं सर, और इन कमियों को दूर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, है ना। इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। समस्या की हम बात करें तो आप देखोगे सबसे पहली समस्या ये आती है कि भाई एफसीआई जो हमारा फूड कॉर्पोरेशन इंडिया जो है हमारा, इसकी हम बात करें, ये हमारी जो सरकारी एजेंसी जो है इसके बारे में हम बात करें, तो इसके यहां पर ना होता क्या, इसके जितना एक तरीके से आप समझो कि ये है, आप देखो समझो कि जितना जरूरत होता है उससे कई गुना ज्यादा इनके पास क्या होता है, भंडार होता है सर, है ना। तभी यहां पर बोला जा रहा है कि अगर मैं एफसीआई की भंडार की बात करूं तो आप देखोगे इनके जो भंडार है वो अनाज से भरे हुए हैं सर, और इतने ज्यादा भरे हुए हैं कि देखो खाने वाले कम है, अनाज का भंडार बहुत ज्यादा है। और कई जगह पर क्या होता है, कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि तुम अगर एक गोदाम में मेंटेन कर रहे हो तो वो सड़ने का खतरा है सर। कई बार क्या होता है, चूहे खा जाते हैं, सड़ जाते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, है ना। क्लियर हुआ, तो कहीं चूहे अनाज खा जाते हैं भाई, तो समझो थोड़ा सा ये हो क्या रहा है कि जितनी जरूरत है उससे कई गुना ज्यादा जो अनाज है वो सरकार के पास रखा हुआ है। और ऐसी स्थिति में आप कई बार ये देखने को मिलता है, कई बार ऐसे केसेस आए हैं कि गोदाम की गोदाम जो अनाज थे वो सड़ गए, या उनको चूहे खा गए, या फिर वो किसी काम के लायक नहीं बचे, है ना। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ। चलिए आप देखोगे कि जैसे हम न्यूनतम बफर मापदंड की बात करें तो इतना है सर, इतना, और वास्तविक स्टॉक जो है कितना है, समझो कितना अंतर आ रहा है, इतना है सर। तो समझो इतना जो बचा हुआ जो इतना है, ये बचा हुआ जो इतना है जा कहां रहा है, पहले ये बताओ। बर्बादी तो हो रहा है भाई, बर्बाद हो रहा है नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे बहुत बारी क्या होता है, बर्बाद हो रहा है। अब समझो कि सरकार ने एमएसपी लागू किया है, तो इससे हुआ क्या, एक दिक्कत और आई है कि ज्यादातर जो किसान है वो गेहूं और चावल उगाने की सोचता है, जो मोटे अनाज है इसका उत्पादन कम हो गया है सर। अब समझो गेहूं और चावल के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी की ज्यादा लागत लगती है सर। इससे क्या हुआ, हमारा भूमिगत जल कम हो गया है सर। और समझो किसान जो है, किसान क्योंकि किसान अगर अनाज उगाता है, अनाज में आप देखोगे ना, अगर गेहूं और चावल उगाता है तो उसको एमएसपी मिलती है सर, उसको उतना जो सरकार से मिल जाता है। तो बहुत सारे किसान ऐसे थे जिन्होंने मोटे अनाज को छोड़कर इसको उगाना शुरू कर दिया ताकि इसमें फायदा हो। क्लियर हुआ ना, तो ये भी बहुत देखने को मिला है सर, बहुत ज्यादा देखने को मिला है सर। तो ये सारी चीजें देखने को आपको मिलती हैं कि कहीं ना कहीं आप देखोगे कि नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत सारा हमारा जो अनाज है वो खराब हो जाता है सर। क्लियर हुआ ना। नकारात्मक प्रभाव की हम बात करें तो आप देखोगे इससे नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े हैं, तो आप देखोगे विशाल खाद्य स्टॉक जो है वो बर्बाद हो रहा है सर, है ना, गुणवत्ता में कमी आती है सर। इससे आप देखोगे कि क्योंकि ये जो पूरा हमारा ये क्या बोलते हैं, पूरा जो भंडार है इसके रख रखाव में, इसकी मेंटेनेंस में भी आपको पैसा वैसा देखने को मिलता है ना, पैसा वैसा आपको देना पड़ता है, यानी कि पैसे खर्च होते हैं सर, है ना। अब एक दिक्कत और है सर, नीतिगत मुद्दे की हम बात करें तो सरकार की जो एमएसपी वाली जो नीति है कि हम इतने कम मूल्य पर आपको, इतने मूल्य पर तो आपको हम आपसे हम अनाज खरीद ही लेंगे। इससे क्या हुआ, इससे किसान जो है, सारे के सारे किसान जो है वो क्या कर रहे हैं सर, वो गेहूं और चावल की ही खेती कर रहे हैं। इससे क्या हुआ है सर, इससे हुआ यह है कि अलग अलग जगह पर आपको जल की जो ये मैंने ऑलरेडी पॉइंट बता दिया आपको कि अलग अलग जगह पर जो जल का स्तर है वो आपको गिरते हुए दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि जो किसान मोटे अनाज उगा रहे थे अब उनको फायदा दिख नहीं रहा। अब मोटे अनाज में नुकसान हुआ तो सरकार थोड़ा भरेगी, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, अगर तुम गेहूं और चावल का उत्पादन करते हो तो सरकार तुम्हें क्या बोल रही है, सरकार बोल रही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारे पास ले आओ। इससे क्या हुआ सर, इससे हुआ यह कि अब क्योंकि जो गेहूं और चावल है उनमें किसकी आवश्यकता होती है, पानी की, और इससे हुआ क्या, किसानों ने बहुत सारा पानी को बर्बाद किया। इससे कहीं ना कहीं हमारा भूमिगत जल जो है वो भी कम हो गया है सर। क्लियर हुआ ना, बहुत अच्छी बात है। अब समझो, अब यहां पर हमारा जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है इसमें भी कई सारी दिक्कतें आपको देखने को मिलती है। क्या दिक्कतें देखने को मिलती है, तो आप देखोगे कि जो हमारे पीडीएस डीलर जो होते हैं वो अधिक लाभ कमाते हैं भैया, है ना। कभी कभी आप देखोगे कि अच्छी क्वालिटी का जो गेहूं होता है उसको बेच देते हैं, और बेकार क्वालिटी का जो है एक तरीके से आप देखोगे गेहूं जो है वो बांट देते हैं सर, है ना। कई बार क्या होता है, जो डीलर होते हैं इनको जो जो अच्छी क्वालिटी का जो अनाज होता है जो उनको गरीब लोगों को बांटने को बोला जाता है, वो कभी कभी खुले बाजार में, यानी कि जो मेन मार्केट होता है उसमें बेच देते हैं, फायदा हो जाता है उनको, अच्छी क्वालिटी का होता है ना। और उसकी वजह आप देखोगे वो घटिया क्वालिटी का जो माल जो है वो राशन की दुकानों में बेचने लगते हैं सर। क्लियर हुआ। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये है कि लोगों का जो विश्वास है इस पर उठ चुका है, लोगों का विश्वास जो है वो उठ चुका है सर, है ना। आप देखोगे दुकानों का जो संचालन होता है वो अनियमित है, कभी खुल रही है कभी नहीं खुल रही। डीलर का मन नहीं है कि आज नहीं देंगे, डीलर का मन नहीं है आज नहीं देंगे तो नहीं आएंगे, लोग लाइन में लगे रहते हैं, खड़े रहते हैं भाई, है ना। तो डीलर साहब ने कैंसिल कर दिया कि आज मन नहीं है कल आएंगे,
तो यहां पर ये आपको एक तरीके से अनियमित संचालन देखने को मिलता है। इसके अलावा आप देखोगे कि जो हमारा है ना, जो हमारी गरीबी रेखा से ऊपर के जो लोग हैं जिनके पास एपीएल कार्ड होता है, आप समझो एपीएल बीपीएल क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन वो होता है जो गरीबी रेखा से नीचे दिया जाता है, एपीएल वो होता है जो गरीबी रेखा के ऊपर के जो लोग हैं। क्लियर हुआ ना? तो आप देखोगे कि जो अब गरीबी रेखा से जो ऊपर वाले लोग थे, यानी कि गरीब नहीं थे, इनमें आपको एक तरीके से प्रोत्साहन की कमी देखने को मिलेगी। क्यों सर? क्योंकि होता क्या है ना, कि एक तरीके से आप देखोगे कि इनको अब, क्योंकि समझो मैंने बोला था आपको, क्या बोला था कि अब बीपीएल और एपीएल, जिसके पास बीपीएल कार्ड है उसको अलग रेट पर दिया जाएगा, जिस पर एपीएल कार्ड है उसको अलग रेट पर दिया जाएगा। अब समस्या यह आती है कि जो एपीएल पर जो जिस रेट पर अनाज मिलता है ऑलमोस्ट उतने ही रेट पर आपको बाहर मार्केट में मिल जाएगा, और बाहर मार्केट में अच्छी क्वालिटी का भी मिलेगा। तो यहां पर होता क्या है कि जो एपीएल वाले जो परिवार है वो एक तरीके से है ना, उनको इंटरेस्ट रहा नहीं है, वो इतने ज्यादा आप देखोगे है ना, वो इतने ज्यादा आप देखोगे कि जो एपीएल से गेहूं मिलते हैं उनको खरीदने में प्रोत्साहन महसूस नहीं करते। क्यों? क्योंकि जितने रेट पर वो दे रहे हैं उतने रेट पर तो खुले बाजार में मिल जाएगा, है ना, क्योंकि प्राइस में डिफरेंस आ गया है। बीपीएल वालों को अलग रेट पर दिया जाता है, एपीएल वालों को अलग रेट पर दिया जाता है। बताया था ना 1907 में जो एक तरीके से आप देखोगे अलग बदलाव किए गए थे। क्लियर हुआ ना? हाँ, तो बदलाव में आप देखोगे पीडीएस में बदलाव ये किया गया था कि जो गरीब है उनको अलग रेट पे दिया जाएगा, जो गरीबी रेखा से ऊपर आ रहे हैं उनको अलग रेट पे दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो गरीबी रेखा से ऊपर वाले जो लोग हैं वो अब इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि जिस रेट पर इनको अनाज दिया जाता है उस ऑलमोस्ट सेम रेट पर आप देखोगे बाहर वो खरीद सकते हैं। तो एक तरीके से आप देखोगे यहां पर आपको समझ में, यहां पर एक तरीके से आपको देखने को मिलता है कि एक तरीके से ये जो एपीएल वाले जो लोग हैं इनको ज्यादा इंटरेस्ट रहा नहीं है इसमें। क्लियर हुआ ना? चलिए फिर आप यहां पर लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कि सहकारी समितियों का क्या योगदान है। सर, सहकारी जो समितियां हैं इनका क्या योगदान है, इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हो। आप देखोगे कि सहकारी समितियां होती हैं, सहकारी समितियों में आप देखोगे इनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज बोलते हैं। आप देखोगे ये मिलकर काम करती हैं। सर, ये लोग जो है मिलकर काम करते हैं। आप देखोगे भारत में विशेषकर अगर मैं दक्षिण भारत की बात करूं, दक्षिण भारत में जैसे मैं तमिलनाडु वगैरह राज्य की बात करूं, और हमारे जो पश्चिमी भागों की हम बात करें, पश्चिम मतलब राजस्थान ये गुजरात वगैरह की बात करें, तो यहां पर आपको कई सारी सरकारी समितियां देखने को मिलती हैं, और ये काफी अच्छी खासी जो है भूमिका निभाती है। जैसे आपने सुना होगा अमूल का नाम, जैसे आपने सुना होगा मदर डेयरी का नाम, तो ये सब क्या है सर? अमूल, मदर डेयरी, ये कोई एक तरीके से कंपनी नहीं है सर, ये एक तरीके से सहकारी समितियां हैं सर। जैसे तमिलनाडु की हम बात करें तो तमिलनाडु में लगभग 94% राशन की जो दुकानें हैं ये समितियों के माध्यम से चलाई जाती है, 94%। और यहां पर बहुत अच्छे से काम करती हैं सर, है ना, डीलर वगैरह नहीं चलाते, यहां पर सहकारी समितियां चलाती हैं सर। दिल्ली की हम बात करें, दिल्ली में आपको मदर डेयरी देखने को मिलती है। मदर डेयरी की हम बात करें, पूरी दिल्ली को दूध पिलाती है भाई, पूरी दिल्ली में दूध की सप्लाई होती है। अमूल के बाद आपको मदर डेयरी ही दिखाई देती है सर। क्लियर हुआ ना? तो आप देखोगे दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को नियंत्रित दरों पर, एक तरीके से रियायती दरों पर जो है ये दूध देती है। आपने देखा होगा अभी भी, है ना, अब जाकर जो है 35 रुपए का आधा किलो जो दूध आता है, मतलब बहुत ही रियायती दरों पर दूध मिल जाता है। फिर मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात में आपको अमूल देखने को मिलता है सर, है ना, और अमूल का तो बहुत बड़ा योगदान है श्वेत क्रांति लाने में, व्हाइट रिवॉल्यूशन लाने में, है ना। जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो थे, जो कि अमूल के संस्थापक भी बोले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं दूध का उत्पादन बढ़ाने में अमूल का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये भी एक तरीके से क्या सहकारी समिति है जो कि बहुत लोगों को रोजगार भी देती है, और एक तरीके से आप देखोगे कि एक तरीके से आप देखोगे रोजगार भी देती है, और एक तरीके से आप देखोगे कि रोजगार देने के अलावा दूध को रियायती दरों पर भी लोगों को मुहैया करवाती है। बस इसमें इतना ही था। बाकी चैप्टर जो था कंप्लीट हुआ सर, चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ सर। क्लियर हुआ? चैप्टर कंप्लीट हुआ भाई, और अब हम जो है इस चैप्टर को खत्म करते हैं। बस इतना ही बहुत है, इसमें जो भी मैंने चीजें थी सारी पढ़ा दी आपको। आई होप आपको सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई है? चलो तो एंड करते हैं इस क्लास को। सिर्फ एक चैप्टर बचा हुआ है शायद आपका, ठीक है ना, तो एक काम करते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब तो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर आपके हो गए हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।